वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार अगर रिजल्ट कम रहता है तो उसके संबंध में नए निर्देश जारी किए गए। एक परिपत्र भी जारी किया गया है शिक्षा निदेशक महोदय की तरफ से, जिसमें डिटेल में बताया गया कि अगर परिणाम 50% या उससे कम रहता है 10वीं 12वीं या जो भी बोर्ड परीक्षाएं हैं, और कितने समय तक अगर कम रहने पर क्या क्या कार्रवाई होगी, 17 का नोटिस कब जारी होगा, इसमें संस्था प्रधानों के लिए क्या निर्देश है, शिक्षकों के लिए क्या निर्देश है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो अखबार की न्यूज है उसके साथ साथ जो भी विभागीय परिपत्र जारी किया गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मापदंड के रूप में नया परिपत्र जारी किया गया। मैं आपको पूरा परिपत्र बता दूंगा। और अब 5 वर्ष में एक बार परीक्षा परिणाम निर्धारित पैरामीटर से कम रहने पर संबंधित शिक्षक और संस्था प्रधान को लिखित चेतावनी भी मिलेगी। इसके अलावा तबादला भी किया जा सकेगा। और वहीं लगातार 2 वर्ष या 5 वर्ष में कुल 3 वर्ष बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अगर कम रहता है तो शिक्षक के खिलाफ में 17 की कार्रवाई भी की जाएगी। और नए प्रावधान में कार्यवाहक संस्था प्रधान को भी राहत दी गई है। जैसे मान लो जैसे व्याख्याता या कोई शिक्षक अपनी कक्षा पढ़ाने के साथ साथ प्रधानाचार्य का भी काम कर रहा है, तो उसके संस्था प्रधान के रूप में परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदंड से आधा यानी 50% रहने पर ही न्यून माना जाएगा। वहीं विषय की योग्यता नहीं रखने वाले शिक्षकों द्वारा, मान लो जैसे वरिष्ठ अध्यापक है और वो व्याख्याता के रूप में 11वीं 12वीं को पढ़ा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा में शिक्षण करने पर भी उन्हें मापदंड में 50% शिथिलन दिया गया है। और नए प्रावधान 10वीं और 12वीं सहित 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड के संस्था प्रधानों और शिक्षकों सभी के लिए लागू होंगे और शैक्षिक सत्र 2024-25 से लागू होंगे। अब इसमें क्या क्या कार्रवाई होगी एक शॉर्ट में बता दूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो परिपत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो विभाग का 70% से कम रिजल्ट पर कार्रवाई का जो भी है उसमें क्या होगा कि जैसे व्याख्याताओं के लिए 12वीं कक्षा में विषय का परीक्षा परिणाम है 70% या उससे कम होने पर, और 10वीं में विषय का परिणाम 60% या उससे कम होने पर, और 5वीं और 8वीं बोर्ड में 40% या इससे अधिक विद्यार्थियों की अगर ई ग्रेड आता है तो संबंधित शिक्षक के रिजल्ट को कम माना जाएगा। यानी 12वीं में 70% से कम है तो कम माना जाएगा, 10वीं में 60% कम से कम होना चाहिए, और 5वीं 8वीं में 40% होना चाहिए, या ई ग्रेड के जो भी है वो अगर ज्यादा आते हैं 40% से तो कम माना जाएगा। जबकि संस्था प्रधान के लिए 10वीं का परिणाम में कम से कम 50% रहना चाहिए, उससे अगर न्यून रहता है, और 12वीं का परीक्षा परिणाम अगर 60% से कम रहता है, और 5वीं 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 50% है उससे कम विद्यार्थियों के अगर मान लो जैसे ई ग्रेड आता है तो वो रिजल्ट है वो न्यून माना जाएगा। तो ये तो हो गया। अब इसके खिलाफ में क्या क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से इसकी जो भी पूरा मापदंड होगा, कब कब इसके लिए लिस्ट जारी की जाएगी, कब कब कार्रवाई होगी, संपूर्ण जानकारी इस परिपत्र में दी गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं परीक्षा परिणाम की समीक्षा है तो नवीन मापदंड और दायित्व निर्धारण। अब इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ये नियम प्रभावी किए गए। अब इसमें संस्था प्रधान के लिए है कि श्रेष्ठ परिणाम क्या रहेगा, तो किसी विद्यालय की 10वीं और 12वीं में अगर परीक्षा परिणाम 90% या उससे अधिक रहता है, और 5वीं 8वीं में 90% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड अगर प्राप्त किया जाता है तो संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब ये परीक्षा परिणाम है वो 12वीं 10वीं 8वीं और 5वीं के समेकित परिणाम के लिए। अब जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि मान लो 12वीं में 60 में से 54 स्टूडेंट है, 10वीं में 50 में से 43 स्टूडेंट है वो उत्तीर्ण हुए हैं, और 5वीं में 8वीं में 35 में से 33 और 5वीं में 30 में से 29 विद्यार्थी यदि ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुए तो संस्था प्रधान का जो परिणाम है वो कुल संख्या इन सबको जोड़ करके 54 है, 43, 33 और 29 यानी 159, और नामांकित विद्यार्थियों की संख्या जैसे 12वीं में 60 में से 54 थे, इस तरीके से 175 में से 159 अगर है, इसका मतलब हो गया कि ओवरऑल रिजल्ट है वो 90.85 यानी 90 से ज्यादा है। इस तरीके से गणना की जाएगी, और 90 से ज्यादा होगा तो संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। न्यून परिणाम अगर मान लो 12वीं का 60% से कम रहता है, और 10वीं का 50% उससे कम रहता है, या 5वीं 8वीं बोर्ड में 50% या उससे अधिक विद्यार्थी अगर ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तो वो न्यून माना जाएगा। अब न्यून के लिए भी क्या क्या होगा कि संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम की गणना 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और 5वीं 8वीं में ए ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में जो भी सम्मिलित हो रहे हैं उनके अनुसार की जाएगी, जैसे ऊपर बताया गया। और श्रेष्ठ परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही विचार किया जाएगा। यानी प्रत्येक कक्षा में 10वीं 12वीं 8वीं जो भी बोर्ड है उसमें कम से कम 10 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी वो इस मापदंड में माना जाएगा, यानी काउंटिंग की जाएगी। यदि विद्यालय में किसी एक परीक्षा जैसे मान लो 5वीं है, 8वीं है, 10वीं 12वीं में परिणाम मापदंड से न्यून रहता है तो विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया जाएगा। यानी सभी कक्षाओं में 5वीं 8वीं जो भी लागू होती हो
में परिणाम है वो अच्छा रहना चाहिए, तभी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा संस्था प्रधान के रूप में गत 5 वर्षों आलस्य वर्ष सहित यानी जो भी जिस वर्ष की समीक्षा करी उसके सहित परीक्षा परिणाम एक बार मापदंड से न्यून रहने पर चेतावनी दी जाएगी। मान लो 5 वर्षों में एक बार अगर कम रहता है तो चेतावनी दी जाएगी और स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। किंतु आलोच्य वर्ष सहित लगातार अगर 2 वर्षों या गत 5 वर्षों में से कोई 3 वर्ष का परिणाम अगर मापदंड से न्यून रहता है, कम रहता है, तो 17 CCA के तहत अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कार्यवाहक संस्था प्रधान है तो उनके लिए कुछ छूट दी गई है, क्योंकि वो फुल प्लेस नहीं है और उनको और भी कार्य करने पड़ते हैं। तो कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा के जो मापदंड है वो 50% तक कम किए जाएंगे। यानी 12वीं कक्षा में परीक्षा परिणाम 30% अथवा न्यून, या 10वीं में परीक्षा परिणाम 25% या न्यून रहने पर ही, या 5वीं 8वीं बोर्ड में 60% या उससे अधिक विद्यार्थियों को अगर ई ग्रेड प्राप्त होता है तभी वो परिणाम उनका न्यून माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के कार्यवाहक संस्था प्रधान जो भी होंगे उनको इस मामले में थोड़ी सी राहत दी गई है। ये तो हो गई संस्था प्रधानों के बारे में बात। अब बात करेंगे शिक्षकों के संबंध में। तो शिक्षक का परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम कब रहेगा? अगर कोई शिक्षक है वो 12वीं 10वीं में अध्यापन करवा रहे हैं, अपने जो विषय में अध्यापन करवा रहे हैं उसमें अगर 90% या उससे अधिक रिजल्ट रहता है और 5वीं 8वीं बोर्ड में अध्यापन करवाए गए विषय में अगर 95 या उससे अधिक बच्चों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त होता है तो शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत दिया जाएगा। और शिक्षक के परिणाम में 10वीं 12वीं 8वीं और 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम के लिए जो भी विषय वो जिस कक्षा में बोर्ड कक्षा में पढ़ा रहे हैं उन सबको जोड़ करके ये देखा जाएगा। और 10वीं 12वीं में 90% और 5वीं 8वीं में 95 उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त होना जरूरी है, तभी ये माना जाएगा। न्यून परीक्षा परिणाम का क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो शिक्षक का अगर 12वीं में अध्यापन करवाए गए विषय में बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% या उससे कम है, 10वीं में अगर 60% या उससे कम है, और 5वीं और 8वीं में लेवल 1 या लेवल 2 जो भी निर्धारित हो कि परीक्षा के जो विषय का परिणाम है वो अगर 40% या उससे अधिक विद्यार्थी अगर ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तो वो न्यून माना जाएगा। तो ये हो गया न्यून। इसके अलावा शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम की गणना 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और 8वीं और 5वीं में ए ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इस कक्षाओं की परीक्षा में परिणाम होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी। जैसा कि शुरू में जो संस्था प्रदान के लिए बनाया गया था वही नियम यहाँ भी लागू होगा कि जितने विद्यार्थी टोटल है और उसमें से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, कितना परसेंट होता है, और उसी के अनुसार उनका परसेंटेज निकाला जाएगा। और श्रेष्ठ परिणाम के लिए कम से कम 10 विद्यार्थी है वो उस कक्षा में होना जरूरी है, तभी उसको विचार किया जाएगा। और अगर विद्यालय की किसी परीक्षा में परीक्षा परिणाम न्यून रहता है तो जो भी शिक्षक जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं बोर्ड क्लास में और उसमें से एक का भी अगर न्यून रहता है तो उसको परीक्षा जो प्रमाण पत्र है, श्रेष्ठ परीक्षा प्रमाण पत्र, वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक के रूप में अगर 5 वर्षों में परीक्षा परिणाम एक बार मापदंड से अगर न्यून रहता है तो चेतावनी दी जाएगी और स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा, यानी उनका ट्रांसफर किया जाएगा। और यदि लगातार 2 वर्ष या गत 5 वर्षों में कोई 3 वर्षों का परिणाम अगर मापदंड से कम रहता है, न्यून रहता है, तो सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही बात वापस कार्यवाहक शिक्षक के रूप में है। मान लो जैसे कोई कार्यवाहक शिक्षक है, वरिष्ठ अध्यापक है और व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है, या तृतीय श्रेणी अध्यापक है और द्वितीय श्रेणी के रूप में 10वीं 11वीं में या 9वीं 10वीं में पढ़ा रहा है, तो उनके लिए कुछ छूट दी गई है। कार्यवाहक शिक्षक के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा परिणाम के मापदंड 50% तक कम किए जाएंगे। यानी 12वीं में उसके लिए 35% न्यूनतम परीक्षा परिणाम होना जरूरी है, 10वीं में उसके लिए 30% होगा तभी वो न्यून माना जाएगा। यानी 30% अगर परिणाम रह जाता है तो कोई बात नहीं, उससे अगर कम रहता है तो न्यून माना जाएगा। और कक्षा 5वीं और 8वीं में परीक्षा परिणाम 60% या उससे अधिक विद्यार्थी अगर ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तभी वो परिणाम न्यून माना जाएगा। और मूल विषय के अलावा अन्य विषय का अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए, मान लो कोई अध्यापक है जो विज्ञान का है लेकिन गणित पढ़ा रहा है या अन्य कोई विषय पढ़ा रहा है, उनकी स्वयं की अर्जित योग्यता से संबंधित विषय का अध्यापन उच्चतर कक्षाओं में करवाए जाने पर परीक्षा परिणाम संबंधित मापदंड यथावत रहेंगे। यानी अगर उसके पास में अगर उच्च कक्षाओं को पढ़ाने की योग्यता है, मान लो जैसे कोई वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का है और उसको अगर पॉलिटिकल साइंस में एमए है और वो 11वीं 12वीं में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तब तो उनके लिए नियम है वो सेम रहेंगे। लेकिन यदि शिक्षक को उसकी स्वयं की अर्जित योग्यता से संबंधित विषय के अतिरिक्त, मान लो वो विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक है, बीएससी बीएड है, और उसको अगर 12वीं में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री कोई भी विषय दिया जा रहा है जो उसके कहीं भी विषय नहीं रहा हुआ पीजी में, तो उसके लिए मापदंड है वो 50% रहेंगे। यानी उसमें 12वीं के लिए उनको 35% रिजल्ट होना जरूरी है और 10वीं के लिए 30%, उससे अगर कम होगा तो परिणाम न्यून माना जाएगा। और इसी तरीके से 8वीं और 5वीं बोर्ड में 60% या उससे अधिक अगर विद्यार्थी ई ग्रेड प्राप्त करते हैं तभी वो न्यून माना जाएगा। मान लो जैसे लेवल 1 का कोई अध्यापक है जो कक्षा 8वीं में पढ़ा रहा है,
उसका विषय नहीं है तो उनको 50% मापदंड में छूट दी जाएगी। इसी तरीके से कार्य व्यवस्थार्थ अगर कोई शिक्षक लगे हुए हैं या शिक्षण व्यवस्थार्थ अगर कोई लगे हुए हैं जो मूल पदस्थापन के अतिरिक्त अन्य स्थान पर लगे गए हैं, उनके शिक्षक उनके वास्तविक रूप से कार्य करने के स्थान पर, यानी जहां भी वो पढ़ा रहे हैं, जिस भी विद्यालय में वो शिक्षण व्यवस्था के रूप में कार्यरत है, कार्य व्यवस्था लगे विद्यालय के परिणाम परीक्षा परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे, न कि मूल पद स्थापन स्थान से संबंधित परिणाम के लिए। यानी क्योंकि वो पढ़ा भी रहे हैं दूसरे स्कूल में, तो उनका जो भी रिजल्ट है वो जहां भी वो पढ़ा रहे हैं, जहां भी उनका डेपुटेशन है, जहां भी उनका कार्य व्यवस्था किया गया, वहीं उनका रिजल्ट काउंट होगा, उनके मूल विद्यालय में काउंट नहीं होगा, क्योंकि मूल विद्यालय में वो उत्तरदायी नहीं रहेंगे। ये तो हो गया। अब इसके लिए क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से ये टाइम शेड्यूल रहेगा, तो इसके लिए संस्था प्रधान और शिक्षक का सत्र के दौरान जुलाई से फरवरी तक संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। अगर मान लो 5 माह से कम है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक व्यवस्था या अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु अगर कोई अध्यापक नियुक्त है तो भी अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में शामिल की जाएगी और न्यूनतम ठहराव है वो 5 माह आवश्यक है। परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूर्व परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी जो रिजल्ट मेन रिजल्ट होगा वही काउंट होगा। और जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक से अधिक संकाय संचालित है, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट वगैरह सब है, उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या अधिक संकायों का कुल परिणाम संस्था प्रदान के लिए अगर बात करें तो सभी संकायों के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना और कुल विद्यार्थियों की संख्या, इससे आंकलन किया जाएगा। मान लो जैसे विज्ञान संकाय है, वाणिज्य संकाय है, कला संकाय है, तो सभी विषयों का इसमें शामिल करके फिर वो ओवरऑल रिजल्ट है वो संस्था प्रदान के रूप में काउंट किया जाएगा और वो 90 से ज्यादा होगा तभी श्रेष्ठ माना जाएगा। और एक ही शिक्षक द्वारा एक कक्षा एक विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम, यानी एक ही शिक्षक है और एक ही कक्षा और विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में, यानी जैसे मान लो सेक्शन है 10वीं ए 10वीं बी, उसमें अगर करा रहे हैं तो कुल विद्यार्थी और कुल टोटल विद्यार्थी और कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी उसी के अनुसार किया जाएगा। और यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के रूप में कराया जा रहा है, जैसे मान लो सामाजिक है 10वीं में, उसमें भूगोल का पोर्शन अलग शिक्षक पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री का पोर्शन अलग शिक्षक पढ़ा रहे हैं, या जैसे विज्ञान की बात करें तो जैसे जीव विज्ञान के पार्ट में कुछ अध्यापक एक अध्यापक द्वारा भौतिकी रसायन वगैरह पढ़ा रहे हैं, दूसरे के द्वारा जीव विज्ञान अगर पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में परिणाम के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे। और सानुग्रह यानी जो ग्रेस्ट के साथ विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनके परीक्षा परिणाम को विद्यालय और शिक्षक के परिणाम में शामिल किया जाएगा, लेकिन पूरक का नहीं किया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा सक्षम अधिकारी कौन कौन होंगे, तो संस्था प्रधान और प्राध्यापकों को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु साला जो प्रमाण पत्र है साला दर्पण मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जो भी आपका रिजल्ट है उसका आप जब एंट्री करेंगे अध्यापक वार या तो उससे ऑटोमेटिक डाटा है वो फैच हो जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु जो भी प्रमाण पत्र है संबंधित संभागीय अधिकारी यानी जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह, अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय को प्रमाण पत्र है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक या माध्यमिक द्वारा दिया जाएगा। और इस तरह से अगर व्याख्याता उनके लिए है तो वो निदेशक महोदय बीकानेर की तरफ से दिया जाएगा। संस्था प्रधान और प्राध्यापक के न्यून परिणाम परीक्षा उनके खिलाफ में जो भी अनुशासन कार्रवाई होगी वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा की जाएगी। तो जो भी नियुक्ति अधिकारी है उनके द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी और उनके द्वारा श्रेष्ठ जो भी है पुरस्कार परिणाम प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परिणाम है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित संभागीय अधिकारी यानी जो ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे और अध्यापक के लिए भी संबंधित नियुक्ति अधिकारी यानी डीओ एलिमेंट्री या सेकेंडरी है वो करेंगे। अब इसके लिए समय सारणी क्या क्या रहेगी, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान प्राध्यापक या व्याख्याता वगैरह जो भी है उनके लिए एक निर्धारित समय तय किया गया है कि संस्था प्रधान द्वारा जिला अधिकारी को सूचना में प्रमाणित परिणाम की प्रति है 15 नवंबर से पहले प्रस्तुत की जाएगी कि संबंधित विद्यालय का रिजल्ट कक्षावार अध्यापक वार संस्था प्रधान वार कितना रहा। संस्था प्रधान और प्राध्यापक हेतु संबंधित जिला शिक्षा द्वारा मंडल अधिकारी को उनकी अनुशंसा के सहित जो भी परिणाम है वो 15 दिसंबर तक भेजा जाएगा। और मंडल या जिला अधिकारी है जो भी परिणाम तैयार करेंगे उसके लिए प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे या पेश करेंगे, वो होगा 15 जनवरी से पूर्व। और श्रेष्ठ परिणाम हेतु शिक्षक को जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो 26 जनवरी को विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाएगा। उस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का नाम जिला और राज्य स्तर समान है तो अपनी अनुशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा भेजेंगे। अब इसके लिए टाइम टेबल रहेगा कि न्यून परीक्षा परिणाम अगर होता है तो उसके लिए संस्था प्रधान और शिक्षक का जो भी निर्धारण होगा वो 30 जुलाई तक होगा। उसके बाद में विश्लेषण के बाद में आरोप जो जारी होंगे वो 10 अगस्त के द्वारा तक हो जाएंगे।
यानी जो परिणाम प्रमाण पत्र वगैरह है वो थोड़ा सा लेट होंगे, लेकिन कार्रवाई पहले होगी। तो ये जरूर ध्यान रखें, न्यून परिणाम के लिए 30 जुलाई तक निर्धारित तारीख है। उसके बाद में आरोप पत्र को जवाब प्रस्तुत करने का समय है वो 25 अगस्त तक दिया जाएगा और ई डाक के द्वारा दिया जाएगा। और जवाब के आधार पर अगर संतोषजनक जवाब होता है तो प्रकरण ड्रॉप हो जाएगा, और संतोषजनक जवाब नहीं होता है और शिक्षक की गलती है तो उनको पहली बार में लिखित चेतावनी दी जाएगी 25 सितंबर तक। और संतोषजनक जवाब नहीं होता है और लगातार परिणाम 2 वर्ष या 5 वर्षों में 3 वर्ष का न्यूनतम रहता है तो पहले व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद में सुनवाई की जाएगी। और 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद में आरोप पत्र पर जो भी निर्णय होगा वो 30 नवंबर तक होगा। ये पूरा समय सारणी रहेगी और ये निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक वरिष्ठ समसा के द्वारा ये लेटर जारी किया गया और इसमें आप देखेंगे तो 27/5/2025 को जारी किया गया। तो ये परीक्षा परिणाम से संबंधित डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका परीक्षा परिणाम किसी भी विषय का, किसी भी कक्षा का अगर कम रहता है तो आपको अभी से सचेत रह जाना चाहिए और अभी से अपना जो भी पूरी मेहनत करें और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा रिजल्ट तैयार करने की कोशिश करें, ताकि विद्यार्थियों का भी हित हो और आपका भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अगर आप कहेंगे तो उपलब्ध करा दूंगा। वहां से आप ये पूरा डिटेल में परिपत्र है वो देख सकते हैं। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।